किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि ऋण में 20% की बढ़ोतरी, कृषि उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के नियम शीघ्र, आधा दर्जन से अधिक मत्स्य पालकों को अनुदान, राजधानी के गोसाईगंज क्षेत्र में भी बन रहे मौन गृह और बड़ी समस्या बनती जा रही है गाजर घास। अब समाचार विस्तार से। देश के सभी अधिसूचित 47 बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिए गए कुल ऋण में नवंबर 2014 में 20% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। सरकार अमेजन व जबोंग की तर्ज पर ऑनलाइन कृषि प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी करेगी ताकि कृषि उत्पादों की सुचारू बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके और किसानों को अपने उत्पादों की अच्छी आय मिलने में मदद हो। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्य अपने ही धन से ई मार्केटिंग पहले ही स्थापित कर चुके हैं। केंद्र इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना चाहता है। इसका उद्देश्य बिचौलियों की भूमिका तथा अनुचित व्यापार व्यवहार को समाप्त करना है। सरकार की शुरू में कम से कम 600 मंडियों को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को ऑनलाइन कारोबारी उपलब्ध कराने की योजना है। मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के अंतर्गत राजधानी लखनऊ के आधा दर्जन से अधिक मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन के लिए अनुदान दिया गया है। इसी तरह से मोबाइल व फिश पार्लर योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के 1, अल्पसंख्यक वर्ग के 2 लाभार्थियों का चयन किया गया है। शहद उत्पादन में आगे बढ़ रही राजधानी लखनऊ ने मौन गृह बनाने में भी मुकाम हासिल कर लिया है। अभी तक मधुमक्खी पालन के लिए मौन गृह सहारनपुर से लाए जाते थे। यहाँ के बने बक्से की कीमत 1300 रुपये है, जबकि गोसाईगंज में बने बक्से की कीमत 1100 से 1200 रुपये है। यहाँ के बने मौन गृहों की मांग केवल राजधानी में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी है। देश में पहली बार 1956 में गाजर घास को महाराष्ट्र के पुणे में देखा गया था, जो अब पूरे देश में फैल गई है। एक अनुमान के अनुसार 3.5 करोड़ हेक्टेयर में यह घास फैली हुई है। पार्थेनियम एक जहरीली, हानिकारक, एलर्जिक और अघोषित खरपतवार है। इससे प्रभावित होने पर त्वचा रोग, दमा, नोजल डर्मल और नासोवोनिकियल जैसी बीमारियां होती हैं। गाजर घास से प्रभावित क्षेत्रों में जानवरों को चारा नहीं मिल पा रहा है, जिससे खाद्य चेन टूट रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संसद की कृषि से संबंधित एक समिति ने पार्थेनियम तथा अन्य विदेशी खरपतवार की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने का सुझाव दिया है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। कृषि वैज्ञानिकों ने देश के विभिन्न हिस्सों में हाल में हुई बारिश को सभी फसलों के लिए बहुत ही अच्छा बताते हुए कहा है कि इससे पाले के प्रकोप का खतरा लगभग टल गया है। बारिश से गेहूं, सरसों, जौ, मटर, मसूर, चना, अलसी, अरहर आदि फसलों को फायदा पहुंचा है। यदि आने वाले दिनों में बदली युक्त मौसम रहा और तेज बारिश हुई तो फूल वाली फसलों के अलावा आलू की फसल को नुकसान हो सकता है। आलू की फसल पिछेती झुलसा रोग के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। बदली युक्त व बूंदाबांदी एवं नम वातावरण में झुलसा रोग का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है। आलू की फसल को पिछेती झुलसा रोग से बचाने के लिए जिंक मैंगनीज कार्बामेट की 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जरूरत पड़ने पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2.5 से 3 किलो मात्रा या जिंक मैंगनीज कार्बामेट की 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। माहू कीट के प्रकोप की स्थिति में नियंत्रण के लिए दूसरे छिड़काव में फफूंदी नाशक के साथ कीटनाशक में डाइमेथोएट की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जिन खेतों में झुलसा रोग का प्रकोप हो गया हो तो ऐसी स्थिति में रोकथाम के लिए अंतःग्राही फफूंद नाशक मेटालेक्सिल युक्त रसायन 2 किलोग्राम या साइमोक्सिनिल युक्त फफूंद नाशक 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 सप्ताह से अधिक के नहीं होने चाहिए। प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निगरानी करते रहें। कीट के पाए जाने पर कार्बारिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में किसी चिपकने वाले पदार्थ के साथ आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। मटर की फसल पर यूरिया या पोटेशियम सल्फेट 2% के घोल का छिड़काव करें, जिससे मटर की फलियों में बढ़ोतरी होती है, साथ ही फसल का पाले से भी बचाव होता है। सरसों की फसल में माहू का प्रकोप होने पर डाइमिथोएट या मोनोक्रोटोफास का छिड़काव करें। इसके साथ ही अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा, सफेद गेरोई एवं तुलासिता रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या जिनेब या जीरम की 2 किलो मात्रा को 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अक्टूबर के महीने में गन्ने की फसल में अंतः फसलों के रूप में बोई गई फसलों में उर्वरक का प्रयोग करें। गन्ने की कटाई जमीन के बराबर से करें, जिससे ठूंठ शेष न रहे। गेंदे की फसल में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की निगरानी करते रहें। यदि लक्षण दिखाई दें तो बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव करें। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। गेहूं गुलौठी की मंडी में 1610 रुपए, डिबाई में 1600 रुपए, बड़ौत में 1575 रुपए तथा रूड़ा की मंडी में 1490 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल गुलौठी की मंडी में 2050 रुपए, डिबाई में 2000 रुपए और बड़ौत की मंडी में 2050 रुपए प्रति क्विंटल बिका। चना गुलौठी की मंडी में 3400 रुपए, डिबाई में 3330 रुपए तथा बड़ौत की मंडी में 3500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू गुलौठी की मंडी में 750 रुपए, डिबाई में 650 रुपए, बड़ौत में 680 रुपए और रूरा की मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल बिका। प्याज गुलौठी की मंडी में 1680 रुपए, डिबाई में 1700 रुपए और बड़ौत की मंडी में 1615 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर गुलौठी की मंडी में 1750 रुपए, डिबाई में 1050 रुपए तथा बड़ौत में 1390 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। बैगन गुलौठी की मंडी में 880 रुपए, डिबाई की मंडी में 750 रुपए और बड़ौत की मंडी में 940 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। गाजर गुलौठी की मंडी में 850 रुपए, डिबाई की मंडी में 725 रुपए तथा बड़ौत की मंडी में 890 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर के आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है
और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, हो सकता है किन्हीं कारणों की वजह से आप गेहूं की बुआई अभी तक ना कर पाए हों, और अगर विलंब की अवस्था में आप अभी भी गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो जीरो टिलेज से किस तरीके से इस विधि से आप बुआई कर सकते हैं, आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र सोनभद्र से कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई की तरफ से जानना चाहता हूं कि अगर जीरो टिलेज से किसान भाई गेहूं की बुआई कर सकते हैं तो सर्वप्रथम आप ये बताएं कि जीरो टिलेज है क्या? देखिए किसान भाइयों, जीरो टिलेज मशीन जो आपने कहा कि जीरो टिलेज मशीन है क्या, जीरो टिलेज मशीन एक ऐसी है जिसमें हम धान के खेत में खड़े धान की जो ही धान की हम कटाई कर लेते हैं, उस कटाई करने के बाद इस मशीन के द्वारा सीधी बिजाई होती है। मतलब खेत में कोई पलेवा करने की जरूरत नहीं है, जुताई करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम उस मशीन के द्वारा धान के खेत में जो नमी रही है उसी नमी के में हम बिजाई कर लेते हैं। यानी काफी देर हो चुकी है, अगर समय को बचाने के लिए इसे कर सकते हैं। और क्या क्या लाभ है इससे? देखिए किसान भाइयों, जीरो टिलेज मशीन हमारे देश में काफी प्रचलित है और हमारे काफी किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं जीरो टिलेज मशीन का। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इस मशीन के द्वारा बिजाई करने में किसान भाइयों हमारी लागत की कमी आती है, और अगर आप कैलकुलेट करें तो करीब 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर की जो है लागत कम आती है इसमें जीरो टिलेज मशीन द्वारा। दूसरा किसान भाइयों को हमारा 10 से 12 दिन का समय बच जाता है, जो हमको पलेवा करना है या खेत की तैयारी करनी है बिजाई से पहले, वो हमारा समय बच जाता है। तीसरी बात है कि हमारे जो पौधों की संख्या है, चूंकि मशीन के द्वारा बिजाई होती है तो पौधों की संख्या उचित रहती है, ये भरपूर रहती है, जो संख्या जो है मानक उसके अनुसार रहती है। और इसके बाद जो बात है कि जो हम सिंचाई करते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल जो गेहूं होता है उसमें हम जब सिंचाई करते हैं तो पानी भरता है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, लेकिन इसमें इसके द्वारा अगर हम सिंचाई करते हैं तो हमारा ये समस्या नहीं आती है, हमारे पौधों के पीले पड़ने की समस्या काफ़ी कम होती है। इसके बाद बात आती है कि जो खरपतवार जो है, जैसे गेहूं सा खरपतवार जो सबसे खतरनाक होता है, उसका प्रकोप इसमें कम होता है। इस तरह का अगर हम इसमें करते हैं तो इसमें कम होता है। और एक बात आती है कि जो हमारे ऊंचे नीचे खेत हैं, कहीं भट्ठे की जमीन का खेत है या कहीं भी जो ऊंचा नीचा जमीन है, वहां हम इसके द्वारा बिजाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रही बात इसमें सावधानी रखने किसान भाइयों, तो ध्यान रखें कि अगर हमारे उचित नमी हो, धान के खेत जो हमने धान का खेत काटा हो तो उसमें उचित नमी हो कि हमारी बिजाई उसमें की जा सके। यदि नमी कम है तो आप धान की कटाई से करीब 1 सप्ताह पहले इसमें सिंचाई कर दें, इससे नमी बनी रहे। ध्यान रखें किसान भाई कि इसमें थोड़ी सी बीज दर की मात्रा को बढ़ा लेना है। इसमें करीब आप 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक का प्रयोग जो करें किसान भाइयों, दानेदार उर्वरक का ही प्रयोग करें, जो NPK कहा जाता है उसका प्रयोग करें। और सिंचाई जो इसमें पहली सिंचाई करते हैं किसान भाई, और आप गेहूं में पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद करते हैं, इसमें पहली सिंचाई आप 15 से लेकर 16-17 दिन के अंदर इसमें पहली सिंचाई करें। और ध्यान रखें कि हमारा खेत जो है समतल रहे इसमें।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुख्य सावधानियां अगर बरतते हैं किसान भाई तो एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी किसानों का ये हमेशा उद्देश्य रहता है कि कम समय में और कम लागत में एक बेहतर उत्पादन हमें प्राप्त हो सके। वो जीरो टिलेज द्वारा ले सकते हैं। अच्छा, चूंकि जीरो टिलेज से अगर किसान भाई बुआई करते भी तो कम समय में कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः बात मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि जो प्रजातियों का अगर चयन करें तो किस तरह की प्रजातियों का चयन देखिए करें? किसान भाई, इस समय अब हम विलंब और अति विलंब की दशा में जो प्रजातियां उनका ही चयन करें। जैसे विलंब की दशा में किसान भाई NW 16 प्रजाति है, मालवी 234 है, NW 1036 है, ये प्रजाति है। अति विलंब की दशा में किसान भाइयों आप उन्नत हल्ला ले सकते हैं और गोल्डन हल्ला ले सकते हैं। इनका प्रयोग इस समय आप इन प्रजातियों को लेकर आप बिजाई इस समय कर सकते हैं। तो साहब, जैसे कि आपने सावधानियों में बताया था कि बीज दर किस तरीके से रखना चाहिए, मैं जानना चाहूंगा कि जो बुआई अगर कर रहे हैं किसान भाई जीरो टिलेज से, तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए? देखिए किसान भाइयों, इसमें थोड़ा सा सावधानी ये रखनी है कि एक तो आपको बीज, जैसे मैंने बताया, बीज दर थोड़ा सा बढ़ाकर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। और जो पौधों से पौधों की दूरी है वो भी थोड़ा दूरी कम कर देते हैं, 15 से 18 सेंटीमीटर दूरी कर देते हैं, और गहराई करीब 4 सेंटीमीटर की गहराई पर आप इसकी बिजाई करें। बीज शोधन अगर इस समय करना चाहिए तो किस तरीके से करें? ये तो किसान भाई बहुत जरूरी है कि बीज शोधन और बीज उपचार बुआई से पहले हम अवश्य करें। यदि आप बीज सरकारी संस्थान से खरीदें तो वो शोधित है, लेकिन फिर भी आप थीरम या कार्बेंडाजिम के द्वारा अपने बीज का शोधन करें। और बीज उपचार की जो बात होती है, जिसमें एजोटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर के द्वारा भी बीज का उपचार करें, बिजाई कर सकते हैं। बीज उपचार इसलिए भी करना डॉक्टर साहब जरूरी है कि जो बाद में बीमारियां अगर कोई लगनी हो तो उससे बेहतर है कि हम पहले ही उसका उपचार जो बीज जनित बीमारी है उसको हम बीज शोधन करके थीरम या कार्बेंडाजिम के द्वारा करके हम उसको रोक सकते हैं। जो कि खड़ी फसल में अगर हमारी बीमारी ये लगती है तो फिर हमारा खर्च भी काफी ज्यादा होता है, हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए किसान भाई आप ये कर सकते हैं कि आप इसका शोधन आप अवश्य करें। ये सबसे जरूरी है कि आप बीज बोने से पहले उसको शोधित करके ही बिजाई करें डॉक्टर साहब। और इसमें एक ध्यान रखें कि पहले आप शोधन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप उपचार करें। ट्राइकोड अगर आप शोधन कर रहे हैं किसी इंसेक्टिसाइड के द्वारा, उसके बाद आप एजोटोबैक्टर या पीएसबी कल्चर का प्रयोग उसके बाद करें तो बेहतर उत्पादन पे बहुत अच्छा उनको लाभ मिलेगा। खाद और उर्वरक अगर डालना है तो किस किस समय पर कैसे करें? देखिए किसान भाई, खाद एवं उर्वरक की बात विलंब के लिए थोड़ा सा उर्वरक की मात्रा कम कर देते हैं, फिर भी आप मृदा की जाँच कराकर ही प्रयोग करें। यदि आपने अपने मृदा की जाँच कराई है तो जो उसमें संस्तुत उर्वरक बताया जाता है उसके अनुसार ही प्रयोग करें। नहीं, अगर मृदा की जांच आप नहीं करा पाए हैं तो जो संस्तुत उर्वरक है 80 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के दर से किसान भाई आप प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि जो हमारा पूरा नत्रजन है तो उसका आधा नत्रजन उसमें से और पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास ये हम ले लें और बिजाई के समय आप प्रयोग करें इसको। शेष हमारा जो नत्रजन आधा नत्रजन बचा है इसको 2 भाग में कर लें और पहले भाग को आप पहली सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में, दूसरी सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 3 बार में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नत्रजन का प्रयोग करना है। तीसरी एक और बात बता दें किसान भाइयों की 30 किलोग्राम गंधक का अगर आप प्रयोग करते हैं इसमें तो इसका रिजल्ट अच्छा पाया गया है कि गंधक का प्रयोग करने से रिजल्ट इसका अच्छा पाया गया है। डॉक्टर साहब, सामान्यतः हम जब खेती करते हैं, गेहूं की अगर फसल लगाई है तो सामान्यतः देखा गया है कि अगर पहली सिंचाई कर देते हैं तो जो गेहूं की फसल पीली पड़ने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए कि ये गेहूं में खासतौर से जो ही हम पहली सिंचाई करते हैं और पहली सिंचाई करने के कुछ दिन बाद जो है गेहूं ऊपर से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और फिर धीरे धीरे वो भूरी होने लगती हैं। ये जिंक की कमी के कारण होता है। हमारे किसान भाई या तो जैसे अभी बुआई करने जा रहे हैं तो आप 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो है आप बेसल के रूप में इसका प्रयोग करें। यदि आप नहीं प्रयोग कर पाते हैं या नहीं प्रयोग किए हैं और इस तरह की समस्या आती है तो किसान भाइयों 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 16 किलोग्राम यूरिया ले लें। इसको प्रति हेक्टेयर के दर से जो ही आपको खेत में दिखाई दे रहा पौधों पर करीब 600 से 800 लीटर पानी में इसको मिलाकर और स्प्रे करें। खेत में स्प्रे कर लें। 10 से 15 दिन बाद आपको अगर फिर पौधों में ये दिखता है तो पुनः एक बार और छिड़काव कर लें। ध्यान रखें, इसको पहचानने का तरीका ये है कि पत्तियां नीचे से पीली पड़ती हैं और ऊपर तक पीली पड़ती चली जाती है। जब ऊपर आप देखेंगे तो जैसे पान खाकर आदमी कत्थई रंग का हो जाता, थूक देता है, उस तरह का ये दाग उस पत्तियों पर दिखाई देने लगता है। तो ये आप समझ लीजिए कि जिंक की कमी के कारण, यानी ये जिंक की कमी की वजह से होता है। बिल्कुल सही आपने जानकारी दी कि हमें समय रहते रहते क्या करना चाहिए, कब सिंचाई करनी, कब जो है हमें उर्वरक डालने हैं, ताकि एक सही समय पर सारे काम होते रहे और बेहतर उत्पादन हमारे किसान भाई प्राप्त कर लें। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सोमवार से प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में पारे के उतार चढ़ाव पर रोक लगी और मौसम तेजी से सामान्य हो रहा है। ज़्यादातर क्षेत्रों का दिन का तापमान सामान्य दर्ज किया गया। वहीं कुछ क्षेत्रों में रात के तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई। इस बीच लगभग सभी क्षेत्रों में 11 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चलती रहीं। सुबह के समय सभी स्थानों पर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 1-2 दिनों में तापमान में कमी आ सकती है और अधिकतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहेंगी। मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए किसान भाई फसलों की नियमित देखभाल करते रहें। पाले व कोहरे से बचाने के लिए खेतों के आसपास शाम के समय धुआं करें। जिन किसान भाइयों ने नए बाग लगाए हैं वे नवरोपित पौधों पर पुआल से छाया कर उन्हें पाले से बचाएं। पशुपालक भाई पशुओं के नवजातों को ठंड से बचाएं तथा 6 महीने पर कृमिनाशक दवा पिलाएं। सुबह शाम पशुओं पर झूल डालें तथा रात के समय पशुशाला में बांधें। तो किसान भाइयों, यह थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ शुक्रवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।